Hello student, today we discuss about the origin of statistical mechanics। तो इस लेक्चर में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या है, उसके बेसिक टर्म क्या है, कैसे स्टार्ट होती है, कैसे हम लोग इसके बारे में सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम को कैसे ऑपरेट करते हैं, इसका लैंग्वेज क्या है, मैथमेटिकल कंसेप्ट कैसे लिए जाएंगे, ये सब टर्म एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। तो इसमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का एक टर्म लिया जाएगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स किस लिए बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, इसका रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, कहाँ पर ये यूटिलाइज होगा, कैसे होगा, एक फिजिक्स की ब्रांच से ये कैसे डिफर होगा। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। तो एक नाम आएगा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो जैसे हम लोग ये एक्सप्लेन करते हैं कि मैकेनिक्स कई तरह से हैं, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो ये सब मैकेनिक्स के ब्रांचेज हैं, जिसमें से यहाँ पर हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स लेंगे। इसमें भी दो व्यू होगा, एक क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, एक क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। सभी में टर्म आते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स है तो क्वांटम मैकेनिक्स है, तो ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स है, तो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। तो कई तरह के हर ब्रांच में कुछ न कुछ ब्रांच निकल जाती है, कई तरह के टॉपिक्स आते हैं। पहले के ज़माने में क्या थिंकिंग थी, आज क्या है, उसके बारे में रिसर्च रिपोर्ट। तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो टॉपिक भी बढ़ते जाते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, किस सिस्टम में इसको समझना है, उसका सिस्टम क्या बनाया गया है, साइंटिफिक डिजाइन या मॉडल या ऑब्जर्वेशन कैसे किए जाते हैं। तो ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स टर्म आएगा। तो इसमें देखिए बेसिकली स्टैटिस्टिक्स होता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आप नाम सुनते हैं कोई स्टैटिस्टिक्स, तो इसमें आप लोग पढ़ते हैं किसी भी चीज़ का जो होता है स्टैटिस्टिक्स स्टडी करता है, स्टडी ऑफ डाटा या ग्रुप, या इसी को कहते हैं स्पेसिमेन, या कोई भी सैंपल ले सकते हैं। उन सब का हम लोग स्टडी करते हैं। तो स्टडी आप कोई डाटा, ग्रुप, स्पेसिमेन और सैंपल ले करके सॉल्व करते हैं। इसमें इंडिविजुअल स्टडी नहीं करते हैं, नॉट स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। मान लीजिए कोई आइटम, इंडिविजुअल आइटम का स्टडी हम लोग इसमें नहीं करते हैं, ग्रुप का एवरेज निकालते हैं। तो इसका जो ऑब्जर्वेशन होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। जो भी ऑब्जर्वेशंस इसमें आते हैं, ऑब्जर्वेशंस, उस ऑब्जर्वेशंस का नेचर होता है एवरेज या मीन के रूप में लेते हैं। मीन मॉड मीडियन पढ़ते हैं, तो मीन एक हम लोग लेते हैं, या एक्सपेक्टेशन के रूप में भी लेते हैं। एवरेज, मीन, एक्सपेक्टेशन, और ये सभी रिजल्ट जो होते हैं
प्रोबेबिलिटी फॉर्म में रहते हैं, कितनी सही संभावना है। एग्जैक्ट स्टडी नहीं करता है कि हाँ यही होगा, हूबहू यही रिजल्ट स्टेटिस्टिक्स में फाइंड होगा। तो ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ते आए हैं कि क्या है टर्म्स, एवरेज, मीन, मीडियन, मॉड, एक्सपेक्टेशन, प्रोबेबिलिटी। तो इस रूप में इसका ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट आती है। तो यहाँ पर सिस्टम होगा कोई ना कोई, उस सिस्टम से हम लोग ऐसे इसको ऑब्जर्व करते हैं। स्टेटिस्टिक्स जिसको सांख्यिकी कहते हैं, कॉमर्स, बैंकिंग में ये सब डाटा तैयार होते हैं, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें एक शब्द जुड़ा है मैकेनिक्स, स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के फील्ड में इसको कैसे यूज करना है, तो मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं अबाउट फोर्स एंड मोशन। फोर्स, मोशन क्या है, मोशन से कई तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स निकलेगी। तो फोर्स एंड मोशन क्या होगा, तो मोशन का स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में। तो मैकेनिक्स में जब हम लोग स्टेटिस्टिकल प्रॉपर्टीज यूज कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसमें जो हम लोगों का टॉपिक होगा, इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा, एम होगा, तो ये ऑब्जेक्टिव होता है स्टडी ऑफ मोशन। ऐसे ले लेते हैं, स्टडी ऑफ मोशन। जब ये हम लोग स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स लेंगे तो उस कंडीशन में ये सब कर आएंगे। तो बेसिकली जो स्टेटिस्टिक्स है ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स का मीनिंग स्टेटिस्टिक्स में, अगर हम लोग प्योर स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो नहीं है, लेकिन जब साइंस में इसका एप्लीकेशन करेंगे तो किसी न किसी ब्रांच के साथ इसका रिलेशन देखेंगे कि क्या है, कैसे है। तो मैकेनिक्स के साथ इसको ऐड किया गया है और एक सिस्टम बनाया गया है। तो स्टेटिस्टिक्स का जो व्यू है, एम है कि हम लोग इसमें करते क्या हैं, तो किसी भी डाटा का, ग्रुप का स्पेसिमेन लेते हैं, सैंपल लेते हैं, ग्रुप बनाते हैं, एवरेज वैल्यू इसका निकालते हैं। अब इंडिविजुअल नहीं पढ़ते हैं कि हाँ इस आदमी का ये व्यक्तित्व है, ये इसका प्रॉपर्टीज है। एवरेज, बलिया जिला की ये जनसंख्या है, तो यूपी की ये जनसंख्या है, तो इंडिया की ये जनसंख्या है, तो अमेरिका की ये जनसंख्या है, इतना वहाँ पर साक्षरता है। तो ये सब हम लोग क्या बनाते हैं, डाटा, ग्रुप, स्पेसिमेन, सैंपल, स्टडी। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन जब भी होगा इसमें, तो एवरेज होगा, मीन होगा, एक्सपेक्टेशन होगा, प्रोबेबिलिटी फॉर्म में रहेगा, इंडिविजुअल फॉर्म इसका नहीं मिलेगा। दूसरा है कि इसका स्टडी ऑफ मोशन। तो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स का स्टडी करते हैं इसमें। तो माइक्रो पार्टिकल मतलब जो बहुत स्मॉल हो, डायरेक्ट आंख से ऑब्जर्व न हो, माइक्रो पार्टिकल्स का हम लोग मोशन के बारे में ग्रुप बनाते हैं। जैसे अगर हम लोग कह दें कि 1 एम्पियर करंट में जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उनकी वेलोसिटी क्या है, कौन किस डायरेक्शन में चल रहा है, वेलोसिटी, डायरेक्शन क्या है, अमाउंट क्या है। तो ये एक कठिन प्रक्रिया होगी। माइक्रो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, या टार्च जला दिए तो एक रेज में कितने फोटॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं, अब उनका हम लोग इंडिविजुअल स्टडी करें तो जल्दी संभव नहीं है, असंभव नहीं है। दुनिया में सिस्टम बनाया जा सकता है और उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, लेकिन अब तक समस्या है। तो उस समस्या का समाधान हम लोगों के पूर्वज करते हैं कि उसका एवरेज निकालेंगे, पाथ, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एनर्जी, एवरेज एनीथिंग निकालते हैं। उसी को कई रूप में लिया जाता है कि एवरेज होगा कहीं, उसी को मीन कहते हैं, किसी को क्वांटम में एक्सपेक्टेशन कहते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि किसी वेव की पाई जाने की संभावना कहाँ पर कितनी है, पार्टिकल की पाई जाने की संभावना कितनी है।
तो ये सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं। क्वांटम मैकेनिक्स भी इसको ऑब्जर्व करता है तो दूसरे रूप में करेगा, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का सिस्टम दूसरे रूप में होगा, क्लासिकल मैकेनिक्स का कंसेप्ट दूसरे रूप में होगा, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का कंसेप्ट दूसरे रूप में होगा। तो स्टैटिस्टिक्स का जो बेसिक टर्म होंगे, इसके फंडामेंटल सिस्टम होंगे, वो कैसे जुड़ेंगे, लैंग्वेज क्या होगा, तो ये आप लोग पढ़ते आए हैं, सभी लोग पढ़ते हैं छोटे क्लास में स्टैटिस्टिक्स, बहुत कुछ इसमें पढ़ते हैं। तो सभी पढ़ाई का निष्कर्ष या कंक्लूजन यही होता है कि इसमें करते क्या है। तो शायद सब लोग इस नाम से परिचित हैं कि डाटा, जिसको हिंदी में आंकड़ा पढ़ते हैं आप लोग, इस ग्रुप बनाते हैं, वर्ग, स्पेसिमेन लेते हैं, नमूना किसी चीज़ का। जैसे कहा जाए कि अरब सागर का पानी में कितना जो है नमक की मात्रा है, कितना उसमें लवण है, कैसे है, कितना है, तो आप पूरे अरब सागर का छानबीन नहीं करेंगे, उसमें से कुछ पानी लेंगे, 1 गिलास पानी या 1 लीटर स्पेसिमेन निकाल लेंगे, सैंपल ले लेंगे। जैसे आपके बॉडी का ब्लड चेक हो रहा है तो पूरा बॉडी का ब्लड नहीं निकाला जाता है, थोड़ा सा सैंपल ले लिया जाता है और एवरेज रिपोर्ट बना दी जाती है कि ब्लड का नेचर कैसा है, कितना हीमोग्लोबिन है, तो कितना विटामिन है, प्रोटीन है, सब निकल जाएगा एवरेज। तो एवरेज डाटा, अब इस ब्लड मालिक्यूल का अगर आप सर्वे करने लगे इंडिविजुअल उनका, ईच ब्लड मालिक्यूल्स हर बॉडी के पार्ट का कैसा है, तो ये एक डिफ़िकल्ट प्रक्रिया होगी। चेक होते होते पता चलेगा कि दवा अभी नहीं मिला आपको और मर गए, तो वो कोई लॉजिक सिस्टम नहीं होगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें एक जैसे नहीं है दुनिया में, दुनिया को अलग अलग तरह से समझने का कोशिश किया गया है हम लोगों के सीनियर द्वारा, जो साइंटिस्ट हैं या जो कोई भी सोशल लोग हैं, चिंतन करते हैं। तो उसमें से कुछ लोग इसके बारे में चिंतन किए हैं, उसी के आप लोगों को समझना है कि क्या इसमें सोचा गया है। तो सोचने का स्टार्टिंग यही है। स्टैटिस्टिक्स नाम सुने ही है, मैकेनिक्स सुने हैं, दोनों को कंबाइन करना है। अब मैकेनिक्स में हम लोग मोशन पढ़ते हैं, तो इसमें मोशन क्या होगा, माइक्रो पार्टिकल होगा या लार्ज पार्टिकल भी ले सकते हैं, सिस्टम बना करके काम कर सकते हैं, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव जो होगा बेसिकली माइक्रो पार्टिकल्स का मोशन लिया जाता है। जैसे अभी एग्जाम्पल बताया गया है कि ब्लड मालिक्यूल्स मूव कर रहा है, तो वो माइक्रो पार्टिकल है, मालिक्यूल है, उस वो मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाए। उसी तरह से करंट फ्लो कर रही है तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लाइट फ्लो कर रही है तो उसमें फोटॉन मूव कर रहा है। तो इनका मूवमेंट नेचर क्या होगा, वही मैकेनिक्स स्टडी करता है। और उस मैकेनिक्स में हम लोग इंडिविजुअल नहीं कह सकते हैं कि ये फोटॉन इतना स्पीड से चल रहा है, कंबाइंड डाटा रिप्रेजेंट करते हैं कि इतना स्पीड से चल रहा है, तो उसको हम लोग कह देते हैं माइक्रो पार्टिकल का स्टडी। और ये माइक्रो पार्टिकल इंडिविजुअल नहीं होंगे, ग्रुप में होंगे। जैसे एक मान लीजिए सिल्वर की कंडक्टिंग रॉड है, तो उसके इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होगा, मोशन कैसा आएगा एवरेज, वही अगर कापर में बदल दिया जाए कंडक्टिविटी कैसे चेंज हो जाएगी, क्या प्रॉपर्टीज होगी, तो ये आएगा। माइक्रो पार्टिकल का स्टडी क्वांटम मैकेनिक्स भी करता है, लेकिन उसमें दूसरा लैंग्वेज है, दूसरा सिस्टम है। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो होगा एवरेज प्रॉपर्टीज रूप में सब काउंट करेगा, प्रोबेबिलिटी के रूप में या एवरेज वैल्यू के रूप में या मीन। तो ये हम लोग इसको इस रूप में देखेंगे। अब देखिए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में होता क्या है, तो एक नाम आता है जैसे इसमें कि जो सिस्टम होगा, कोई भी सिस्टम इसमें जो लिया जाएगा, इसमें जो सिस्टम कोई भी लेंगे तो दो रूप में होगा। एक को कहा जाता है माइक्रो स्टेट्स और एक होता है मैक्रो स्टेट्स। इसको सूक्ष्म अवस्था कहते हैं और इसको स्थूल अवस्था कहते हैं। तो ये स्मॉल होगा तो ये क्या होगा, लार्ज होगा।
ये लार्ज होगा। जैसे अगर हम लोग एक एटम मान लेते हैं, आपको समझना है किसी तरह से, तो एक एटम है मैटर के अंदर कहीं भी, तो ये एटम है, इसमें एक न्यूक्लियस है, इसके अराउंड एनर्जी ऑर्बिट्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हैं ऐसे। तो इनका जो एटम होगा, अगर इसको हम लोग माइक्रो स्टेट मान लेते हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है या एनर्जी ऑर्बिट्स है वो लार्ज नंबर में है और इससे छोटा रहेगा ये। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इनके मूवमेंट के लिए ऑर्बिट है अलाउड, कौन कौन से ऑर्बिट हैं, क्या नेचर है उनका। तो अगर हम लोग इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये ले लेंगे, तो इनको हम लोग कह देंगे कि जहाँ भी होंगे उसका स्टेट होगा माइक्रो स्टेट, क्योंकि एक छोटी सी जगह, एटम बड़ा है अगर लार्ज है, तो उसमें एक छोटा सा जो जगह है इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है उसको जो भी हम लोग काउंट करेंगे तो उसी को माइक्रो स्टेट में लेंगे, और ये होगा माइक्रो स्टेट। जैसे मान लीजिए कि बैंक है, तो बैंक जो होगा माइक्रो स्टेट होगा, और इस बैंक में जो सिक्का है, रुपया पैसा है, कर्मचारी हैं, तो उनका जो संख्या होगा, उनका जो काउंटेबिलिटी होगी, वो होगा किसमें, माइक्रो स्टेट। तो एक बैंक में कितना भी सिक्का रखा जा सकता है, उसी तरह से एक माइक्रो स्टेट में कितना भी माइक्रो स्टेट आ सकता है। तो यहाँ पर जो सिस्टम होगा, जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर में रहते हैं, तो आपका घर है, उस घर में कमरे बने हुए हैं, हर मेंबर एक एक कमरे में शिफ्ट है, अपना इंडिविजुअल काम कर रहा है, इंडिविजुअल रिपोर्ट दे रहा है। सबका काम करने का कला जो है अलग अलग है, सबका प्रोफेशन अलग अलग है। तो ये पूरा हाउस जो होगा वो जाना जाएगा किससे, माइक्रो स्टेट से। ईच मेंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसी से ये हाउस बनेगा। जैसे कह दिया जाए कि राष्ट्रपति भवन है, तो जो प्रेसिडेंट मान लीजिए कि हाउस है, तो सीधे आपको आभास होगा कि वो राष्ट्रपति भवन में ये लोग रहते हैं, ये काम होता है। तो माइक्रो स्टेट अगर आप समझ लेते हैं तो उसके अंदर माइक्रो स्टेट क्या है ये आप सिस्टम बना लेंगे कि इतना चीज़ें इसमें हैं। अब राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री भवन की कोई चर्चा नहीं होगी, जब होगी तो उसी की होगी। तो माइक्रो स्टेट से जो सिस्टम बनता है उसी को माइक्रो स्टेट कहा जाता है, यानी ए पार्टिकुलर माइक्रो स्टेट कंटेन्स मैनी माइक्रो स्टेट्स। आगे हम लोग ये सब मैथमेटिकल टर्म लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो साइंस भी पढ़ना है, सोशल लेवल पर भी आप इसको देखेंगे तो दिखाई देगा कि हाँ ऐसा हो रहा है। आप भी हैं जननायक, मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं, तो यूनिवर्सिटी एक माइक्रो स्टेट हो जाएगा, उसमें जितने स्टूडेंट हैं जहाँ भी बैठे हैं अपना काम कर रहे हैं। कॉलेज को लिया जाएगा तो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी के लिए कॉलेज हो जाएंगे माइक्रो स्टेट, स्टूडेंट हो जाएंगे, पेपर हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, मूल्यांकन प्रक्रिया हो जाएगी। तो ये उसमें भी स्टेटिस्टिक्स लगता है। तो यहाँ कंडक्टर है, तो कंडक्टर का एक पार्ट ले लिया गया पार्टिकुलर। अब इसमें जो इंटरनल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, तो मोशनल, नॉन मोशनल, तो वो सभी माइक्रो स्टेट हो जाएंगे। लेकिन जो कंडक्टर अब ये पार्टिकुलर बना लिया गया, एक सिस्टम ले लिया गया, अब ये वहाँ पर होगा माइक्रो स्टेट्स। स्थूल अवस्था जो बड़ा हो, जिसमें कई चीज़ें समाहित हो, कंबाइंड हो, उसी को कहा जाता है माइक्रो स्टेट्स। तो यहाँ पर माइक्रो स्टेट्स टर्म आते हैं, उसका मीनिंग क्या होगा। अब इसी का एवरेज प्रॉपर्टी लिया जाएगा। एवरेज प्रॉपर्टी जो माइक्रो स्टेट है, इंडिविजुअल स्टेट है, किसी सिस्टम में कंबाइंड किया गया है, तो उसका, जैसे मान लीजिए कि आपको सोडियम लैंप बनाना है, कोई ब्लैक बॉडी रेडिएशन बनाना है,
तो ब्लैक बॉडी जो होगी वो माइक्रो स्टेट में आ जाएगी और उसे जो भी रेडिएशन होगा, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एनर्जी रिलीज होगी, ये सारी चीज़ें आ जाएगी माइक्रो स्टेट। तो माइक्रो स्टेट से बनेगा मैक्रो स्टेट। जैसे ईंट से दीवार बनती है, तो एक दीवार में कितना भी ईंट हो सकती है, तो दीवार अगर माइक्रो स्टेट होगा तो उसकी ईंट जो होगी माइक्रो स्टेट हो जाएगी। तो अब ये आप लोगों से अपेक्षा किया जाता है कि इसके बारे में आप कहीं भी सिस्टम को नाम आता है तो समझ जाएंगे कि क्या है कैसे है। अगर आपका सिर माइक्रो स्टेट है तो सिर में जो बाल हैं, सिर में किसी के जू रहते हैं, वो माइक्रो स्टेट में आ जाएंगे। अब एक सिर में कितने बाल हैं, कितने जू हैं, उनका सर्वे कराया जाए तो ईच इंडिविजुअल जो है पार्ट मिलेगा, तो उस समय आपका माइक्रो स्टेट हो जाएगा कि कितने जू से वो सिर का बाल भर गया है। तो जू का इंडिविजुअल स्टडी आप एक एक न करके एवरेज स्टडी करेंगे, तो इंडिविजुअल न करके हम लोग डाटा बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे कि हाँ कहाँ पर जू कितना है, किस पोर्शन में अधिक है, किस पोर्शन। तो ये यही चीज़ें हर जगह होती है। जैसे आप साइंस में उसी को कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, यही करंट फ्लो कर रहे हैं, लाइट निकल रही है। तो सिस्टम बना है साइंटिफिक सिस्टम कि हाँ ऐसे करेंगे तो लाइट जल जाएगी, नहीं जलेगी। तो वो सारी प्रॉपर्टीज एवरेज रूप में ली जाती है। तो ये दो नाम आएगा इसमें, स्टैटिस्टिकल सिस्टम कोई भी होगा तो ये सब नोमेंक्लेचर स्टार्ट होंगे। तो माइक्रो स्टेट, मैक्रो स्टेट नोमेंक्लेचर कहीं भी आता है, आगे ये एक्सप्लेन होंगे सभी, अपने अपने टॉपिक के रूप में पूछे भी जाते हैं सब। आप पढ़ते हैं तो ये सब सिलेबस में भी है कि कैसे होंगे, क्या होंगे। तो यहाँ पर एक टर्म मिलेगा, आप देखिए आप लोग, जैसे यहाँ पर है कि द स्टडी ऑफ, एक नाम लिया जाएगा मैक्रो स्कोपिक सिस्टम in the term of microscopic system, microscopic system is called statistical mechanics. The study of microscopic system in the term of microscopic system is called statistical mechanics. तो ये होगा। अब माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के टर्म में जैसे आपको कह दिया जाए, अभी एग्जाम्पल लिया गया कि आप किसी डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट एक डिग्री कॉलेज में कितना भी हो सकता है। तो स्टूडेंट से डिग्री कॉलेज बना है, तो वहाँ पर माइक्रोस्कोपिक टर्म होगा स्टूडेंट, और माइक्रो स्टेट होगा आपका कॉलेज। तो अगर आपके कॉलेज का सर्वे करना है, हमको सिस्टम बनाना है कि नहीं ये कॉलेज अच्छा है, इसके स्टूडेंट अच्छे हैं या खराब हैं, तो इसके स्टूडेंट खराब हैं। तो ये एक टर्म है, जैसे आपको मीनिंग एक्सप्लेन कराया जा रहा है। तो वहाँ पर कॉलेज का सर्वे हम लोग करते हैं, तो स्टूडेंट के रूप में करेंगे, रिजल्ट के रूप में करेंगे, कैंपस के रूप में करेंगे, टीचर के रूप में करेंगे, पोजीशन के रूप में करेंगे। तो कई आपका सर्वे रिपोर्ट बनेगा। इसी तरह से साइंस भी पढ़ते हैं, तो एक सिस्टम में कई चीज़ें काम करती है, सबका फंक्शन। कंप्यूटर है तो उसमें इनपुट प्रोसेस क्या है, प्रोसेसिंग क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, स्टोरिंग क्या होगा। तो सभी एक छोटे से बड़े की ओर बनते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई
टीनी पार्टिकल्स हैं, सूक्ष्म कण हैं। तो हम लोग इसको इकट्ठा करेंगे, इनका ग्रुप बनाएंगे, इनका डाटा कलेक्ट करेंगे, इनका सैंपल लेंगे, स्पेसिमेन लेंगे, तो धीरे धीरे ये इकट्ठा होकर बड़े बन जाएंगे। तो उस बड़ा पोजीशन को कहा जाता है स्थूल, जो आप दिखाई देने लगे कि नहीं ये इतना बड़ा चीज़ है, एहसास होने लगे, आभास होने लगे, अपरेंट पोजीशन में आ जाए कि नहीं ये चीज़ है एग्जिस्टेंस में। तो जो सूक्ष्म होगा वही माइक्रो स्टेट होता है, सूक्ष्म अवस्था में है, और जो माइक्रो स्टेट है वो स्थूल अवस्था में है, बड़ा है। तो जैसे आपका कॉलेज, एक स्टूडेंट छोटा है, पोजीशन अपना लेकर कहीं पर है, और आपका कॉलेज का पोजीशन बड़ा है, वो दिखाई देगा। स्टूडेंट उसमें क्या कर रहा है दूर से दिखाई पहले नहीं देगा, पहले आपका स्कूल ही दिखाई देगा, तो सिस्टम के पास पहुंचेंगे। तो ये सब चीज़ें आती है, ऐसे सब टर्म मिलते हैं। तो इसका मीनिंग दूसरा ये है कि कोई भी चीज़ हो, अगर हम लोग किसी सिस्टम का स्टडी करते हैं तो वह सिस्टम यहाँ पर मान लिया जाएगा कि स्मॉल थिंग से प्रिपेयर किया गया सिस्टम है, उसी के बारे में हम सोचते हैं। तो इंडिविजुअल स्टडी ना करके ग्रुप का स्टडी करेंगे तो ये होता है, या इसी को कहा जाता है कि द स्टडी ऑफ एवरेज प्रॉपर्टी, द स्टडी ऑफ एवरेज प्रॉपर्टीज of any data is called statistical mechanics। अब यहाँ पर मैकेनिक्स है तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर मोशन, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी के टर्म में, तो ये आपका कॉमन चीज़ है। इसमें आपका बहुत दिन से रिश्ता जुड़ा है कि इसमें करते क्या हैं, बहुत मैकेनिक्स पढ़े बचपन से लेकर अब तक, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में वो मैकेनिक्स क्या होगा, कैसे जुड़ेगा, ये इस लैंग्वेज में एक्सप्लेन होगा। तो माइक्रोस्कोपिक क्या होगा ये बताया गया आपको। माइक्रोस्कोपिक क्या होगा, यानी छोटी छोटी चीज़ों का एक बड़ा सिस्टम बनाकर स्टडी करते हैं हम लोग, वही कहलाता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। या अगर केवल हम स्टैटिस्टिक्स को भी डिफाइन करते हैं तो वही है सांख्यिकी, मतलब जिसमें संख्या बहुत अधिक हो। हिंदी में आप लोग पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स, जिसका स्टॉक बहुत ज़्यादा हो, स्टॉक हो उसमें, यानी उसमें बहुत सारी चीज़ें हो, तभी हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। जिसका स्टॉक बड़ा हो यानी वो लार्ज हो, और जिस चीज़ से वो लार्ज बना है वो चीज़ स्मॉल होगा। जैसे बैंक बना है पैसे के लिए, तो उसमें सिक्का है, रुपया है, तो वो छोटा है, माइक्रोस्कोप है। अगर कंडक्टर बड़ा है तो उसके अंदर चार्ज है, एटम है, मालिक्यूल है, आयंस हैं, वो छोटे हैं, उनका सिस्टम ही बनेगा कंडक्टर। तो ये सब नोमेनक्लेचर हैं, इनका मीनिंग क्या होता है। एवरेज क्यों लेते हैं, तो कुछ समस्याएं हैं जिस डाटा को आप ऐसा नहीं पढ़ सकते कि इंडिविजुअल पढ़ते ही रह जाएं और पता चला कि कुछ रिपोर्ट नहीं बन पा रही है, तो वो साइंटिफिक मेथड नहीं होगा, वो साइंटिफिक मेथड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको कह दिया जाए कि पानी पीना है, धरती के नीचे पानी है, पी लीजिए, तो आप तब तक नहीं पी पाएंगे जब तक आप सिस्टम ना बनाएं। कुआं खोदते थे पहले के लोग, वो भी एक सिस्टम था। नलकूप बाद में आया, साइंटिफिक मेथड थोड़ा मोर सिस्टमेटिक हुआ। टूलू पंप, समरसेबल आया, जेट पंप आया, तरह तरह के आ गए, तो थोड़ा सिस्टम सही हो गया, वो वही काम कर रहा है, पानी देगा आपको। तो पानी की मात्रा कितनी है आपके पास, वो माइक्रो स्टेट में आ जाएगी। हैंड पाइप क्या है, जेट क्या है, समरसेबल क्या है, वो आपके माइक्रो स्टेट में आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें होती है। अब आप लोग पढ़े हैं तो पढ़ते हैं कि कभी वाटर के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं
तो कभी वाटर में कौन कौन मालिक्यूल है इसके बारे में भी पढ़ते हैं। उस मालिक्यूल में भी आयन है उसके बारे में भी पढ़ते हैं कि क्या है, कैसे है। H2O, H क्या है, O क्या है। तो सब कहीं ना कहीं एक सिस्टम से जुड़ा रहता है। तो इसमें ओवरऑल आप लोगों को यही समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो इसको डिफाइन करने से पहले जो कुछ टर्म आपको समझाया गया, ये नोमेनक्लेचर आते हैं इसमें। तो इसी के इर्द गिर्द आप हमेशा इसको सोचेंगे तो आपके मन में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की जो भावना है वो सही तरीके से आ जाएगी कि ये इसमें हमको करना क्या है। सीधे आपका मेंटल लेवल जो होगा इन चीज़ों के बारे में सर्च करने लगेगा और इसके बारे में आपका प्रीवियस नॉलेज कुछ न कुछ है। जो नाम लिखे गए हैं इसके बारे में आपके पास प्रीवियस नॉलेज कुछ न कुछ है। अगर इसको हटा करके हम दूसरा ब्रांच के बारे में, जैसे अभी रिलेटिविस्टिक मान लीजिए मैकेनिक्स के बारे में बताया जाए, तो उसका सब कुछ बदल जाएगा, इसका बदल जाएगा। तो अब आपको इसके प्रति अपना जो भी टर्म है समझने के लिए प्रयास करना होगा। तो ये टर्म आएंगे। अब देखिए, इस नाम में कोई सस्पिशन नहीं होना चाहिए कि यह है क्या। इसमें भी कोई सस्पिशन नहीं होना चाहिए। स्टेट मतलब अवस्था। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि एक बड़ा पैमाना, बड़े स्तर की चीज़, बड़ा चीज़ तो कहा जाता है माइक्रोस्कोपिक। स्कोपिक का मतलब मेजरमेंट से। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है कि जो छोटे आकार में है उसको कहा जाएगा कि माइक्रोस्कोपिक है। यानी छोटी चीज़ से एक बड़ी चीज़ को बना दिया जाए तो छोटी चीज़ों से मिल करके बड़ी चीज़ बनती है, उसका स्टडी करते हैं हम लोग। तो एवरेज वैल्यू निकाला जाता है इसी का पूरे का। लेकिन उसमें जो छोटा छोटा पार्ट है, एलिमेंट है, वही होगा माइक्रोस्कोपिक। अब आप इसको आप किसी भी फील्ड में, क्योंकि साइंटिफिक मेथड है तो एक जगह सही नहीं होगा, ये सबके लिए सही होगा। तो किसी भी फील्ड में लेंगे, हम लोगों का टारगेट होगा कि स्टैटिस्टिक्स के आवाज़ से मैकेनिक्स को कैसे समझेंगे कि क्या है, कैसे है। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है तो क्वांटा, फोटान के टर्म में, आप उसको एनर्जी के टर्म में कैसे समझते हैं, वेव के टर्म में। तो इसमें एनर्जी वेव को बेस ना बना करके डाटा का बेस बनाया जाएगा, ग्रुप बनाया जाएगा, ये सब टर्म लिए जाएंगे। दोनों में डिफरेंस होगा। सबका टारगेट एक ही होगा कि हम कैसे किसी सिस्टम को सही तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो कोई एनर्जी के रूप में करेगा, कोई वेव के रूप में करेगा, कोई बेसिक प्रॉपर्टी के रूप में करेगा, सब कुछ न कुछ करेंगे। अब देखिए मैकेनिक्स है, अब इसमें देयर आर टू ब्रांचेज ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो कुछ भी। अब जैसे मान लीजिए कि इतने एग्जाम्पल बताए गए हम लोगों को, ये सब टर्म स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट करेंगे तो हर इसको चाहने वाला, पढ़ने वाला, समझने वाला एक लेवल तक इसको समझ सकता है। अब एक टर्म है कि जैसे साइंस में हम लोग देखते हैं मैकेनिक्स है तो ये मोशन के बारे में बताएगा। अगर आपसे कहा जाए कि 1 मोल गैस लीजिए, 1 मोल गैस लीजिए, लिया जाता है। प्रैक्टिकल सिस्टम बहुत पहले से बन गया है कि ऐसा हम लोग करते हैं। तो 1 मोल गैस अगर लेते हैं कहीं, तो 1 मोल गैस में जो मालिक्यूल्स होंगे 2 3 × 10⁻23 होंगे मालिक्यूल। अब देखिए ईच मालिक्यूल का मोशन और फोर्स आपको समझना है। F = m × a लेंगे तो इक्वेशन बनाएंगे। अगर मान लीजिए हम इसमें से एक मालिक्यूल का इक्वेशन बनाते हैं, इतना होगा,
दूसरे का बनाएंगे तो फिर आएगा। मान लीजिए F1 इक्वल टू ले लेंगे M1A1। गैस थियरी कहती है कि ईच मॉलिक्यूल्स मूव्स विथ एनी वेलोसिटी इन एनी डायरेक्शन। तो एवरेज वेलोसिटी RMS पढ़ते हैं आप लोग। तो ये सब चीज़ें बनाई गई है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इस पार्टिकल का इक्वेशन बनाएंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो इतना इक्वेशन बनाना पड़ेगा हमको, तब एक मोल गैस के इंडिविजुअल पार्टिकल का हम लोग स्टडी कर पाएंगे। तो जितना दिन में ये सिस्टम बनाएंगे तो शायद 1-2 आदमी मर जाएंगे बनाते बनाते ही, कभी भी कुछ लॉजिक नहीं निकलेगा। तो अव्यवहारिक स्टडी होगा, अव्यवहारिक सिस्टम होगा, क्योंकि इतना पावर है इसमें, इतना इक्वेशन बनाते बनाते कि इतना एज बीत जाएगा, कि इतना समय पैसेज हो जाएगा। वो एक लॉजिकली सिस्टम नहीं होगा, साइंटिफिक मेथड नहीं होगा, उसका कोई जो है उपयोग नहीं हो पाएगा। तो एक मीनिंगलेस स्टडी होगी ये। साइंस कहता है कि हम उसका यूटिलाइज करेंगे, प्रिंसिपल बनाएंगे, ऑपरेटर्स बनाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि ऐसे काम कर रहा है, तो वो लॉजिक सिस्टम होगा, व्यवहारिक होगा। तो इस तरह के जो मीनिंगलेस कंसेप्ट हैं जिनको हम कभी सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं, तो इसके स्टडी को हम लोग कैसे करेंगे? ये स्टडी हमसे कैसे हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, बीच में ही छोड़ देंगे या तो खुद ही इससे क्या करेंगे, हट जाएंगे। तो ये दिक्कत है। इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए आप लोगों के एक साइंटिस्ट थे, एक पूर्वज थे, जिनका नाम था जोसिया बिलार्ड गिब्स। गिब्स फंक्शन पढ़ते हैं आप लोग, गिब्स एनर्जी पढ़ते हैं। तो जोसिया बिलार्ड गिब्स अमेरिकन एक साइंटिस्ट थे जो करेक्ट 1900 ईस्वी में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स शब्द का यूज किए थे कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से हम लोग कोई कार्य कर सकते हैं। तभी से स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की स्टार्टिंग होती है। 1900 ईस्वी में जर्मन साइंटिस्ट मैक्स प्लांक ने भी 1900 ईस्वी में ही क्वांटा या फोटान शब्द दिया और क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्टिंग होती है। 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की खोज किया। इससे पहले जो कुछ भी था क्लासिकल हम लोग पढ़ते थे। तो क्लासिकली क्या सोचा गया और मॉडर्न पीरियड में क्या सोचा जा रहा है, ये सब आप लोग पढ़ते आते हैं। तो इसमें ये लोग हैं, तो जो पुराने ज़माने की सोच थी क्लासिकली वो क्या थी और आधुनिक समय में क्या है, तो ये सब चीज़ें आएगी। तो दो मैकेनिक्स का ओरिजिनेशन दो अलग अलग जगह पर दो अलग अलग महापुरुषों द्वारा किया गया। एक जोसिया बिलार्ड गिब्स थे जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स तो पहले से ही था, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को कंबाइंड करके एक नाम दिया और इसके रिक्वायरमेंट को दुनिया को समझाने की कोशिश किया, सफल हुए और आज उसी को आप पढ़ते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। उसी तरह जर्मनी में मैक्स प्लांक ने इस संसार के एनर्जी मैटर को समझने के लिए क्वांटा फोटान का यूज किया और इसी से समझाने की कोशिश किया एनर्जी क्या है, मैटर क्या है, एनर्जी का रूप क्या है। तो वो भी सफल हुए और इस तरह के क्वांटम मैकेनिक्स शब्द का यूज आप लोग सुनते हैं। क्वांटाइज्ड एनर्जी पढ़ते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल डिस्क्रीट टर्म्स आते हैं। तो ये सब चीज़ें दी गई है। तो इसमें भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो ब्रांच होगी वो दो होगी। इसमें एक टर्म आएगा क्लासिकल और एक आएगा क्वांटम। तो बड़े सिस्टम को सॉल्व करने के लिए सिस्टम बनाना है और उसको एक निश्चित इंटरवल में दिखा देना किसी को कि ये घटना हो रही है, वही साइंटिफिक मेथड होता है। अब ऐसा स्टडी कर दिया जाए कि जिसका कोई आदि अंत न हो, तो उसका कोई मीनिंग लाइफ में नहीं रहेगा। अब देखिए माइक्रोस्कोपिक से इसको डिफाइन किया गया। अब आपको समझना है कि माइक्रोस्कोपिक क्या है, माइक्रोस्कोपिक क्या है, स्टैटिस्टिकल टर्म्स की स्टार्टिंग कहाँ से ली जा रही है, ये होगा।
दूसरा चीज अब है कि 2 ब्रांच है, तो एक नाम लिख रहे हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स एक होता है क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, और एक होगा क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो इसको ओरिजिनेट किया गया, कई तरह के साइंटिस्ट थे। इसको पहले थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स के माध्यम से समझाते थे, स्टैटिस्टिकल शब्द नहीं था। बाद में सिस्टम बनाया गया कि जो हम लोगों के पूर्वज हैं, जोसिया बिलार्ड गिब्स से पहले वो लोग क्या सोचे हैं, तो उनके सोच को एक क्लास दिया गया कि इसमें हम लोग ये चीज़ गेन कर सकते हैं, इसका ये मीनिंग है। तो इसको सबसे पहले दिए थे, इसको मैक्सवेल बोल्ट्जमान। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत नाम सुनते हैं सब लोग, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है इसको। पहले ये थर्मल फिजिक्स के रूप में ही पढ़ा जाता था, बाद में इनको स्टैटिस्टिक्स कहना पड़ा कि जो इन लोगों की सोच थी वो स्टैटिस्टिक्स से ही रिलेटेड है, तो इसको पढ़ेंगे आप लोग। उसी तरह से इसमें आया क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, तो ये 2 पार्ट में लिया जाएगा। एक को कहा जाता है बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, और एक को कहा जाता है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। तो सभी स्टैटिस्टिक्स में 2-2 साइंटिस्ट का नाम आया है, मैक्सवेल है, बोल्ट्जमान है, बोस आइंस्टीन और फर्मी डिराक। तो ये अलग अलग लोग थे, अलग अलग सोचे, लेकिन सोच में कहीं ना कहीं मैचिंग मिला और इनको आपस में तालमेल करना पड़ा। तो ये 2 तरह की स्टैटिस्टिक्स होगी, दोनों को आप लोगों को पढ़ना है। जो जिस रूप में है कोर्स वैसे हम लोग एक्सप्लेन करते जाएंगे। देखिए स्टार्टिंग है, ये सबके लिए ज़रूरी है, स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने वाला हर स्टूडेंट या हर लोग जो होते हैं ये सब टर्म जानते हैं कि क्या है कैसे है। तो देखिए ये टर्म था, क्लासिकल है, पुराने समय में ये यूज होता था, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के बेस पर आधारित था। बोल्ट्जमान का नाम सुनते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, मैक्सवेल का नाम सुनते आए हैं। स्टैटिस्टिक्स पहले भी था, लेकिन वो थर्मोडायनेमिक्स के माध्यम से पढ़ा जाता था, काइनेटिक थियरी के माध्यम से पढ़ा जाता था। बाद में इसका सिनारियो चेंज हुआ, तो उसमें चेंजिंग के कारण ये क्लासिफिकेशन करना पड़ा कि किसमें क्या डिफरेंस होगा, इसमें किसका स्टडी करेंगे, तो ये आप लोग सीख जाएंगे कि कौन सा कैसे होता है। अब देखिए ये स्टैटिस्टिक्स जो था, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक लैंग्वेज होगा, जब किसी भी चीज़ सिस्टम का सैंपल लेंगे, स्पेसिमेन लेंगे, डाटा लेंगे या कुछ भी लें, रिकॉर्ड करने के लिए कुछ न कुछ आपको चाहिए सिस्टम में। तो इसमें जो पार्टिकल लिए जाते हैं उन पार्टिकल्स को कहा जाता है बोल्जान्स। बोल्ट्जमान के नाम पर रखा गया है बोल्जान्स। तो ये इसमें पार्टिकल होंगे। तो क्लासिकली सिस्टम में इनके रिस्पेक्ट में जो नाम दिया गया है बोल्जान्स, क्या है कैसे है,
किसको कहा जाएगा, आपके आसपास ये कहाँ मिलेगा। तो इसमें ये सब टर्म आते हैं। तो ये जो होगा ऐसे लेते हैं कि इट इज होल्ड फॉर बोलजान्स क्लासिकल पार्टिकल होगा, पार्टिकल का क्लासिफिकेशन भी होगा। तो इसमें इसको बोस आइंस्टीन ने दिया, तो इसको कहा जाता है बोसान्स, बोस के नाम पर कहा जाता है इसको बोसान्स। तो ये आगे सब टर्म आएंगे, बताया जा रहा है कि इसका नोमेनक्लेचर होगा कुछ न कुछ। इसको जो हम लोग सिस्टम लेंगे इसको कहा जाता है फर्मियान्स, फर्मी पार्टिकल। इसका असली नाम है फर्मी पार्टिकल के लिए होल्ड करेगा। इसका असली नाम है बोस पार्टिकल्स, बोस के नाम पर रखा गया है। इसका बोल्जान या बोल्ट्जमैन पार्टिकल कहते हैं इसी तरह से, या क्लासिकल पार्टिकल कह देते हैं इसको। तो इसको हम लोग कह देते हैं सीधे बोल्जान्स को बोल्ट्जमैन पार्टिकल्स। अब देखिए आगे चल करके पार्टिकल दो ही हो जाएंगे, बोस पार्टिकल और फर्मी पार्टिकल्स। तो बोसान्स क्या होगा, फर्मियान्स क्या होंगे, ये जब हम लोग कुछ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के सिस्टम को समझ आएंगे तो लास्ट तक आपको यही पढ़ना है सब। फर्मी, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में क्या कहा गया है, फर्मी में क्या कहा गया है, फर्मियान्स को कैसे पहचानेंगे, बोसान्स को कैसे पहचानेंगे, जो आपके सराउंडिंग पार्टिकल्स हैं। बोल्जान्स को कैसे देखेंगे। तो ये बोल्जान्स आगे चल करके या तो बोस पार्टिकल बन जाएगा, नहीं तो फर्मी पार्टिकल हो जाएगा। ये लोग पूरे सिस्टम को दो ही पार्टिकल से समझाने की कोशिश किए हैं, और ये लोग पूरे सिस्टम को केवल इसी से समझाने की कोशिश किए हैं। इनका नाम नहीं था, क्यों नहीं था ये सब आगे मिलेगा। क्लासिफिकेशन करना है, स्टैटिस्टिक्स को हम लोगों को समझना है। तो इसका जो बेसिक ओरिजिन है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, किस लिए बना है, इसके कौन कौन से ब्रांचेज हैं, इनिशियल कंडीशन में क्या लिया गया है इसमें, तो ये सब टर्म आते हैं। अब देखिए बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, ये मान लीजिए कि आया था लगभग आपका 18th सेंचुरी में ये आ गया था। तो ये जो आया था स्टैटिस्टिक्स 1924 ईस्वी में आया था, और ये 2 साल बाद आया था 1926 में आया था। फर्मी का नाम सुनते हैं आप लोग, डिराक एक ब्रिटेन के साइंटिस्ट थे, क्वांटम मैकेनिक्स के एक तरह से श्रोडिंजर के समकक्ष। तो ये सब लोग नाम सुनते आए हैं। बोस इंडियन साइंटिस्ट थे, एस.एन. बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। उस समय इंडिया था, जो बांग्लादेश है वो भी इंडिया में ही था, पाकिस्तान इंडिया में ही था। तो ये ढाका यूनिवर्सिटी में उस समय प्रोफेसर थे, जो बांग्लादेश में चला गया है, बंगाल के सत्येंद्र नाथ बोस। तो इन्होंने आइंस्टीन के साथ मिल करके काम किया कुछ दिनों तक, और इस कोऑपरेट करके इन्होंने एक अपना डेरिवेशन दिखाया था आइंस्टीन को। स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करके इन्होंने प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को प्रूफ करके दिखाया था कि देखिए ये सिस्टम से अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो प्लांक का क्वांटम जो फार्मूला है वो निकल जाएगा। तो आइंस्टीन के साथ इनको कुछ दिन काम करने का अवसर मिला, और आइंस्टीन ने उसको कहा कि ठीक है इस पर काम करते हैं, देखते हैं। तो ये लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जो फर्स्ट क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है उसको ओरिजिनेट किए, और जो पार्टिकल पर ये सेटिस्फाई किया कि इस तरह के पार्टिकल को हम लोग इसमें सॉल्व कर लेंगे, तो उसी को आइंस्टीन ने कहा कि जो पार्टिकल लिए जाएंगे बोस के नाम पर ही रखे जाएंगे, क्योंकि बोस ने ही पहले इसका
स्टार्टिंग किया है और कहा है अपने रिसर्च में कि इस कार्य को ऐसे कर सकते हैं। तो बोस आइंस्टीन आया नाम, दोनों लोग मिल करके कुछ किए हैं। इसका जो कर्म है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में वो क्या है, इसको आप लोग आगे पढ़ेंगे। बेसिक लेक्चर में इसका ओरिजिन क्या है ये बताया जा रहा है। फर्मी, इनरिको फर्मी थे, इनका नाम बहुत फेमस है साइंस में, फिजिक्स में। डिराक हैं। तो ये लोग मिल करके एक इलेक्ट्रॉनिक्स एक स्टैटिस्टिक्स दिए जो बहुत सक्सेस है। और इसमें जैसे आप पढ़ते हैं कि किसी पार्टिकल का स्पिन, स्पिन केमिस्ट्री में नाम सुने, फिजिक्स में भी सुने, थोड़ा सा सुने थे आप लोग सेकेंड ईयर के कोर्स में अगर था स्पेक्ट्रा, तो स्पिन मोमेंट। तो यहाँ पर इंटीग्रल स्पिन जिस पार्टिकल में पाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि स्पिन आप लोग पढ़ते हैं ऐसे, तो ये S+1 और h कट h/2π, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। s का मान अगर हाफ लेते हैं h कट, तो ये कुछ न कुछ इसका वैल्यू निकलेगा। यही इंटीग्रल मल्टीपल आता है, जैसे 0, 1h कट, 2h कट, 3h कट। और कोई हाफ इंटीग्रल स्पिन आता है, जैसे h कट बाई 2, h कट बाई 3/2 ले लेंगे इसको, ऐसे 5/2 हाफ इंटीग्रल स्पिन। तो इसमें ये लागू होते हैं। तो इस नेचुरल सिस्टम में जो पार्टिकल हैं तो कुछ हाफ इंटीग्रल स्पिन को सेटिस्फाई करते हैं, कुछ इंटीग्रल स्पिन को सेटिस्फाई करते हैं। यही दो कैटेगरी ही ये लोग भविष्यवाणी कर दिए कि दो ही तरह के पार्टिकल होंगे, कुछ इंटीग्रल स्पिन होगा, कुछ हाफ इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल होंगे। इसी में सब पार्टिकल को क्लासिफाई कर दिए। तो ये क्लासिफिकेशन भी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि क्या क्या कहा गया है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो किस में जाएगा, बोसॉन्स में जाएगा, फर्मियांस में जाएगा। फोटॉन ग्रेविटॉन गार्ड पार्टिकल है तो किस में जाएगा। तो आगे पार्टिकल फिजिक्स भी है, तो ये सब नाम आएंगे। जितना होगा आपको बताया जाएगा। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कौन से टर्म हैं, कैसे हैं, तो ये लिया जाएगा। तो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के दो पार्ट हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है दोनों को, इंट्रोडक्शन करना है कि कौन क्या है, कैसे एक दूसरे से डिफरेंस है। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स है, इसके नाम में बोसॉन्स आएगा, बोस, एस.एन. बोस, जो आप ही लोगों के देश के हैं। आप लोग कहते हैं कि कोई साइंटिस्ट नहीं मिलते हैं इंडिया के, तो मिलते हैं, बहुत हैं, खोजेंगे तो धीरे धीरे अब मिलने लगेंगे। तो इसमें जो नाम है क्लासिकल, क्वांटम, क्लासिकल में कौन है, क्वांटम में कौन है, ये लर्न रखना है। अब देखिए कि एवरेज प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में प्रोबेबिलिटी कि क्या होगी, तो वो सब आएगा जैसे ये नाम बताया गया। अब आप लोगों को एक टर्म याद रखना है, इसके साथ ही जो पूरे पेपर में यूज होगा उसको कहीं भी यूज करेंगे हम लोग, जहाँ ज़रूरत होगी फार्मूला के रूप में, तो लिया जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कोई सीरीज है चल रही है, A1 + A2 + A3 + डॉट डॉट AN। तो इसको हम लोग लिख देते हैं ऐसे, i = 1 से n AI।